हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का पुनः स्वागत है। और अभी विद्यापीठ भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर उपस्थित हो रहा है। इस पर पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया था जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए थे, और उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और आज उसी कड़ी में अगले अगले क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। और आज के जितने भी प्रश्न हैं सब संघ लोक सेवा आयोग। देखिए, हम जो इस प्रश्न का कलेक्शन कर रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपको सीजीएल के क्वेश्चंस होते हैं, और झारखंड लोक सेवा आयोग। इतने क्वेश्चन इतने एग्जाम में पूछे गए जो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं का कलेक्शन हमारे क्वेश्चंस में होता है, जिनको 1 बाय 1 लेकर के हम लोग प्रेजेंट होते हैं। और देखिए कि अभी हम लोग का जो टॉपिक है वो है शासन के सिद्धांत। जैसे कि हम सभी पढ़ते हैं कि विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में अपने अपने शासन की प्रणाली या शासन के सिद्धांत हैं। कहीं संसदीय शासन प्रणाली है जैसे भारत और ब्रिटेन में, कहीं अध्यक्षीय शासन प्रणाली है जैसे अमेरिका में, कहीं एकात्मक शासन प्रणाली है खास करके जहाँ पर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं, कहीं संघात्मक शासन प्रणाली है, कहीं जनतांत्रिक शासन प्रणाली तो लगभग हर जगह है। तो शासन की जो विभिन्न प्रणालियां हैं, संसदीय, अध्यक्षीय, एकात्मक, संघात्मक, जनतांत्रिक, इन सब से रिलेटेड जितने भी प्राइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिनको एनालाइज कर लेने के बाद मेरा बिलीव है कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और हर क्वेश्चंस को विद्यापीठ अपनी तरफ से बढ़िया से इलेबोरेट करेगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कहने के लिए ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अगर इसको बढ़िया से पढ़ लिया जाए तो थोड़ा भी कंप्लीट हो जाता है, तो हर प्रकार के सवाल होते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, और आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी यूपीएससी में पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, ये यूपीएससी 2015 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, और पूछा गया है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और इसके जस्ट बगल में आपका क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन संसदीय प्रणाली की सर्वप्रमुख विशेषता है। तो दोनों को एक साथ समझ जाइए। सर्वप्रमुख विशेषता है का मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होता है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है, संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय जो सरकार होती है, उसकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं, जिनमें 4 विशेषताएं बहुत ही प्रमुख हैं। इनके अलावा भी कुछ विशेषताएं होती हैं, लेकिन ये 4 विशेषताएं सबसे प्रमुख हैं, जिनके आधार पर यह पहचान की जाती है कि यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है या नहीं है। तो संसदीय शासन प्रणाली की ये 4 विशेषताएं हैं। इनमें सबसे प्रमुख कौन है ये पूछे जा रहा है। तो पहले इन 4 विशेषता को समझिए, जिसमें संसदीय प्रणाली आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला, कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच एकत्व। संसदीय शासन प्रणाली में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच इंटीग्रेशन होता है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, कंप्लीट वो एक साथ होता है, एक कैरेक्टर होता है। दूसरा, कार्यपालिका का द्वैध प्रधान। तो कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं, चाहे किसी भी देश की संसदीय प्रणाली में चले जाइए, चाहे ब्रिटेन चाहे भारत। तो विश्व में सर्वप्रथम तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन में ही आरंभ हुई, और भारत पर ब्रिटेन का शासन था, तो ब्रिटेन ने भी शासन की लगभग यही पद्धति भारत में लागू रखी, और आज भी यही है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान जो भारत है उसके शासन की रूपरेखा ब्रिटिश पीरियड में ही लगभग तय हो गई थी। शासन के ढांचा का निर्माण ब्रिटिश पीरियड में ही हो गया था।
तो पार्लियामेंट्री सिस्टम कहीं का भी हो, वहाँ बहुत बड़ी विशेषता होती है, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव हेड, कार्यपालिका के दो प्रधान, एक नाम मात्र का प्रधान और एक वास्तविक प्रधान। हम सभी जानते हैं कि भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। ध्यान रखें कि संसदीय प्रणाली केवल केंद्र स्तर और राज्य स्तर में ही है, स्थानीय स्तर में संसदीय प्रणाली को नहीं अपनाया गया है। तो केंद्र और राज्य स्तर पर अगर संसदीय प्रणाली है तो निश्चित रूप से दोनों जगहों पे कार्यपालिका का 2 प्रधान होना चाहिए। भारत में ऐसा है। केंद्र में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान या संवैधानिक प्रधान है, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। राज्य की बात करें तो राज्य में भी चूंकि संसदीय प्रणाली है तो यहाँ भी राज्यपाल नाम मात्र का प्रधान या संवैधानिक प्रधान है, और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रधान है। तो कार्यपालिका का दोहरा प्रधान, ड्यूअल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, इज अ मेजर कैरेक्टर और प्राइम कैरेक्टर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये इंडिया में है, ये भी है। द्विसदनीय प्रणाली, जहाँ संसदीय शासन प्रणाली है वहाँ संसद के 2 सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं। तो संसदीय प्रणाली के एक मेजर कैरेक्टर यह भी है कि बाइकैमरल पार्लियामेंट होता है, संसद के 2 सदन होते हैं। भारत में भी संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, और संसदीय प्रणाली की ये सभी विशेषताएं हैं। लेकिन जब यह पूछा जाता है कि सबसे मुख्य विशेषता कौन है, सर्वप्रमुख विशेषता है उत्तरदायित्व का सिद्धांत या सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ जहाँ भी संसदीय शासन प्रणाली है वहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता होती है उत्तरदायित्व का सिद्धांत, और इसका अर्थ होता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। अर्थात कार्यपालिका मीन्स मंत्री। तो मंत्री जो शासन चलाते हैं, प्रशासन चलाते हैं, उनके बारे में विधायिका का सदस्य उनसे क्वेश्चन पूछता है। भारत में भी ऐसा है, कहीं संसदीय प्रणाली हो तो वो होगा। और इसी का उदाहरण है प्रश्न का, क्वेश्चन आवर, जहाँ हम देखते हैं कि लोकसभा के सदस्य जो विधायिका का सदस्य है, लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से यानी कार्यपालिका से प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उसका उत्तर देते हैं। और उत्तरदायित्व 2 तरह का होता है। कार्यपालिका को उत्तरदायी होना पड़ता है, अपने प्रशासन के संदर्भ में उत्तर देना पड़ता है चलाने के लिए। और एक होता है सामूहिक उत्तरदायित्व, एक होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो जब यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है, तो केंद्र में लोकसभा के प्रति और राज्य में विधानसभा के प्रति। और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एकल उत्तरदायित्व, अकेला एक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्री सामूहिक रूप से केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, और एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से केंद्र में राष्ट्रपति के प्रति और राज्य में राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी। तो उत्तरदायित्व 2 तरह का हो गया, सामूहिक और व्यक्तिगत। ये क्वेश्चंस बहुत ही टिपिकल ढंग से और बहुत ही मैनेटली पूछे जाते हैं, और मेरा बिलीव है कि अगर आप एनालिसिस को बढ़िया से फॉलो कर लेते हैं, टोटल वीडियोज को गौर से सुनते हैं, तो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, चाहे वो कितना भी स्टैंडर्ड हो। इंडिया में सबसे बड़ा स्टैंडर्ड होता है यूपीएससी का, वो भी बड़ी आसानी से बनेगा, और बीपीएससी और जनरल तो बन ही जाएगा। अब देखिए, ये चारों कैरेक्टर्स हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, जिनमें सबसे मेजर कैरेक्टर इसको माना गया है। एक सवाल आपका अपने एक बन जाएगा। अब है कि यूपीएससी में जो पूछा गया है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है लोग, इसका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। आप कैरेक्टर में देख सकते हैं। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, इसका भी पार्लियामेंट्री सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसका भी डायरेक्टली आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम से कोई रिलेशन नहीं है।
लेकिन ये जो है मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, मंत्री परिषद यानी समूह। अब ये भी हमने कहा संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व का सिद्धांत, जिसमें कार्यपालिका यानी मंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और उत्तरदायित्व दो तरह का होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक। सामूहिक उत्तरदायित्व केंद्र में लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मंत्रियों का राष्ट्रपति के प्रति। तो चूंकि मंत्री परिषद पूछ रहा है तो समूह का उल्लेख कर रहा है, तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये कैरेक्टर सरकार का है, इसीलिए 11 का आंसर होगा डी। और इसका चूंकि सभी सभी संसदीय प्रणाली की विशेषता है, तो लेकिन सबसे मुख्य पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा डी। तो दोनों का आंसर डी। संसदीय प्रणाली की जितनी भी मुख्य विशेषता है सब इतना ही आपका बनेगा। आगे है कि निम्नलिखित में कौन एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? हम लोग पिछले भी वीडियो में पढ़ा है और इस पर हमने शॉर्ट वीडियो भी जारी किया है, लॉन्ग वीडियो भी जारी कर रखा है, और आवाज़ लास्ट में प्रैक्टिस की बात हो रही है। तो इन सभी चीज़ को देखने के बाद 100% आपको क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए कि हम जानते हैं कि संसदीय प्रणाली भी भारत में है और संघात्मक प्रणाली भी। ये अलग बात है कि पूर्ण संघ नहीं है, लेकिन संघात्मक प्रणाली तो है भारत में। तो संघात्मक प्रणाली की बहुत सारी विशेषताओं को हम लोग पढ़ चुके हैं। और देखिए कि यूपीएससी 2017 के प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन एक भारतीय संघ राज्य पद्धति यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फेडरल सिस्टम की विशेषता नहीं है। तो फेडरल सिस्टम में न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है, हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो फेडरल सिस्टम का कैरेक्टर है। आगे है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, स्पष्ट विभाजन, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो संसद से संघात्मक शासन प्रणाली, जैसे संसदीय प्रणाली की विशेषता अपनी है, संघात्मक भी है। संघात्मक न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है, ये भारत में है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, ये भी संघात्मक प्रणाली की बहुत ही मुख्य विशेषता है, या ऐसा कहिए कि केंद्रीय विशेषता है। और भारत में भी यह विशेषता है, आप पढ़ चुके हैं, हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और इकाई राज्यों के बीच यानी संघ और इकाई राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है 3 सूचियों के अधीन, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो यह भी संघ की विशेषता होती है, अभी है। संबद्ध होने वाले इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। भारत में जो आप सभी जानते हैं कि राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है, तो राज्यसभा में सभी को एक समान प्रतिनिधित्व नहीं है। जैसा कि आप अमेरिकी शासन में चले जाइए, प्रत्येक राज्य को समान सीट दिया गया, भले उनकी जनसंख्या कुछ हो। अमेरिकी संघात्मक प्रणाली में जहाँ विशुद्ध संघ है, लेकिन ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपको संसदीय पूछ रहा है भारतीय संघात्मक पद्धति, ना कि संघात्मक पद्धति। तो भारत में जो संघात्मक पद्धति है, जो अमेरिका से नहीं दिया गया है, जो कनाडा से दिया गया, उसकी विशेषता नहीं है। तो ये है, अब अमेरिका के संघात्मक प्रणाली में राज्यसभा में हर राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, और भारत की संघात्मक प्रणाली में राज्यसभा में हर राज्य को एक समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। जनसंख्या के आधार पर जिनकी जनसंख्या सबसे अधिक है उनको सबसे अधिक, जिनकी कम है उनको कम। लेकिन अमेरिका में जनसंख्या को आधार नहीं बना करके सभी को बराबर बराबर सीट दिया गया है। 2 सीट हर राज्य को मिला हुआ है अमेरिका में, राज्यसभा के समान जो संस्था है। तो ये भारत में है, और है कि यह संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि संघ जो विशुद्ध संघ जो होता है, उसमें जो इकाई राज्य होते हैं, जो संबद्ध यानी जो जुड़ते हैं संघ में, जो शामिल होते हैं, यहाँ संबद्ध का वही सेंस है जो इकाई राज्य संघ में शामिल है। हम लोग पढ़े हैं कि जो विशुद्ध संघ होता है वो समझौते का परिणाम होता है।
और इकाई राज्य एक समझौता द्वारा संघ में शामिल होते हैं और समझौता टूट जाने पर अलग हो जाते हैं। जैसा कि रूस में था, अमेरिका में है, 50 राज्य समझौता करके संघ में शामिल हुआ है। जिस दिन समझौता टूट जाएगा अलग हो जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो ये विभिन्न राज्य हैं जो संघ में शामिल हैं, वो समझौते के द्वारा किसी संघ में शामिल नहीं हैं और इनको अलग होने का अधिकार भी नहीं है, जिस पर हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। तो कह रहा है यूपीएससी 2017 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, इसका भी आंसर होगा डी। इसके बाद अगला प्रश्न है जो पूछे हुए हैं यूपीएससी 2017 में ही, ये क्वेश्चन सब 17 का है और यूपीएससी 2017 में पूछे हुए, आगे भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो इतना क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे कि शासन की प्रणाली पर हर क्वेश्चन बने और ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल बनता है। अब जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल पर इजी क्वेश्चन को भी फ्रेम किया जाता है, इसका बहुत टिपिकल क्वेश्चन होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि संसदीय स्वरूप के शासन, संसदीय प्रणाली पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये भी संसदीय प्रणाली पर है, ये भी संसदीय प्रणाली पर है, ये आपको संघात्मक प्रणाली पर है, यह भी संसदीय प्रणाली पर है कि संसदीय स्वरूप के शासन का एक प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। जी नहीं, कार्यपालिका और विधायिका हमेशा एक साथ रहता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो संसदीय शासन प्रणाली के विपरीत व्यवस्था है, उसमें कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग होता है और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच एकत्व होता है, वो साथ साथ होता है। तो कहता है कि प्रमुख लाभ यह है, ये नहीं होगा, यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। ये संसदीय शासन प्रणाली की कोई डायरेक्ट विशेषता नहीं है और कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। देखिए अब यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसी को घुमा दिया ऑप्शन कैसे, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। तो कार्यपालिका मतलब क्या हो गया, मंत्री हो गया, और विधानमंडल मतलब क्या हो गया, आपको विधायकन हो गया। केंद्र में विधायिका को संसद कहते हैं, उसके 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, और राज्य में विधायिका को विधानमंडल कहते हैं, इसके भी 2 सदन हैं, विधानसभा विधान परिषद। तो ये क्वेश्चन केंद्र की विधायिका के लिए है और ये क्वेश्चन राज्य की विधायिका के लिए है। और हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। और भारत में केंद्र और राज्य स्तर पर ही संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। स्थानीय सरकार यानी ग्रामीण सरकार, पंचायती राज, और नगरीय सरकार यानी नगर पालिका सरकार में संसदीय प्रणाली को नहीं अपनाया गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को बार बार टॉपिक वही रहेगा लेकिन क्वेश्चन को ट्विस्ट करते रहता है। आपका कॉन्सेप्ट अगर पूरी तरह क्लियर है और इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 15 से 20 क्वेश्चन को अगर बना लिया जाए तो मेरा 100% बिलीव है कि शासन की प्रणाली पर जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आपका माकूल बनेगा, कहीं कोई गलती नहीं हुई अगर आपने एनालिसिस को सही ढंग से फॉलो किया है। तो चूँकि बच्चे आजकल पेशेंस नहीं होता है, जो कम पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको कॉन्सेप्ट नहीं है तो भगा के देखते हैं, तो उतना कॉन्सेप्ट बढ़िया से नहीं बन पाता है। तो यहाँ जो है, यहाँ भी यही क्वेश्चन, लेकिन इसको ट्विस्ट किए हुए ये होगा। और सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला सकता, ऐसा कैसे होगा। सरकार का अध्यक्ष, नाम मात्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, उसको निर्वाचन के ही द्वारा नहीं, निर्वाचन के अलग महाभियोग द्वारा भी हटा सकते हैं आप। अगर प्रधानमंत्री को ले जो सरकार का वास्तविक अध्यक्ष है तो उसको 5 साल से पहले भी आप अविश्वास प्रस्ताव ला के हटा सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि संसदीय प्रणाली में सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा बदल सकते हैं, हटा सकते हैं, प्रधानमंत्री को भी अविश्वास प्रस्ताव पारित करके आप हटा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सी।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाते हैं ठीक से। याद रखिएगा, ये भी संसदीय प्रणाली का ही क्वेश्चन है, क्योंकि ध्यान में रखें कि संसदीय प्रणाली को मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के शासन में मंत्रिमंडल कैबिनेट की बड़ी भूमिका होती है, इसीलिए संसदीय प्रणाली को कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत, यानी मंत्रिमंडलीय सरकार में एक मूल सिद्धांत या छिपा सिद्धांत है, यानी किस सिद्धांत पर, या ऐसा समझिए कि मंत्रिमंडलीय सरकार का मुख्य सिद्धांत क्या है। यूपीएससी के शब्द एकदम जटिल होते हैं थोड़े से, लेकिन समझना पड़ता है। इसलिए कभी कभी बच्चा लोग कमेंट करता है ना कि सारा बहुत जटिल शब्द का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए, अगर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं समझिएगा। तो अंतर्निहित या छिपा सिद्धांत या मुख्य सिद्धांत है, तो ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था करना जिसके उत्तरदायी जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के निष्पादित करना कठिन नहीं। ये कैबिनेट गवर्नमेंट के कैरेक्टर नहीं है। इसके बाद है ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसे उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, ये भी नहीं है। तीसरा है कि सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना। देख लीजिए, सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि यही होगा। अब ये देखिए कि उत्तरदायित्व, यह भी उत्तरदायित्व वाला भी क्वेश्चन था, यह भी उत्तरदायित्व वाला ही क्वेश्चन था, और यह भी उत्तरदायित्व वाला ही क्वेश्चन था। यह उसी बच्चा से बन सकता है जिसके दिमाग में यह बैठ गया हो कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना संसदीय प्रणाली का सर्व प्रमुख लक्षण है। और तीनों क्वेश्चन जो यूपीएससी पीटी में डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए हैं ये सेम है, लेकिन इनको जगह जगह ट्विस्ट किया गया है। अब यहाँ संसदीय नाम न दे करके दे दिया है कैबिनेट गवर्नमेंट, मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार। तो जिन बच्चों को यह आइडिया होगा कि मंत्रिमंडलीय सरकार भी संसदीय सरकार का ही दूसरा नाम है, उन्हीं से बनेगा। और संसदीय सरकार की 4 मुख्य विशेषता याद रखें, और यह भी याद रखें कि इन चारों में सबसे प्रमुख यही है। तो आपका सवाल आप गौर कीजिए कि इतना ही में सब सवाल बनना है कि नहीं बन रहा है, अगर आपने समझा है सही से। तो तीनों सवाल एक ही जैसे हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्मेट में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका भी आंसर हो जाएगा आपको सी ही हो जाएगा। लास्ट है कि समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि इसमें यूपीएससी 2017 से, ये भी सब 2017 का है, आपको 2015 का है, ये सब 2017 का है। और ये विशेषाधिकार समाज में समानता के होने का, एक्चुअली प्रीएम्बल से रिलेटेड और आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है जो बीच में नजर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी इस पर शासन की प्रणाली पर और कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे आगे, एक आध वीडियो और इस पर बनाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ताकि इतने ढंग से आप एक चीज़ को बना लीजिए कि छूटे नहीं। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इक्वालिटी के बारे में कहता है कि समाज में समानता के होने का निहितार्थ यह है कि मैंने समाज में समानता है, इसका अर्थ क्या है? ये भी अपने आप में बड़ा तार्किक क्वेश्चन है कि समाज में समानता है, इसका अर्थ क्या है? कैसे समाज में समानता का क्या तात्पर्य है? तो इसमें क्वेश्चन है, ऑप्शंस है, विशेषाधिकारों का अभाव, अवरोधों का अभाव, प्रतियोगिता का अभाव, विचारधारा का अभाव। तो अवरोधों का अभाव, अरे भाई जहाँ जनतंत्र हो या कहीं भी समानता हो, लेकिन एक दूसरे के विचार का प्रतिरोध होगा ही, कॉम्पिटिशन होगा ही होगा, है ना, विचारधारा का अभाव होगा ही होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि समानता का यह कोई भी अर्थ नहीं है। समानता का अर्थ होता है अपने आप में कि जिस समाज में विशेषाधिकार का अभाव हो, लोगों के बीच वैचारिक मतभेद होगा, अलग अलग लोगों के विचार भावनाएं अलग अलग होंगी, एक दूसरे के विचार का विरोध किया जाएगा,
लेकिन इससे समानता का कोई मतलब नहीं होता, समानता का हनन नहीं होता है। समानता का हनन तब होता है जब कुछ व्यक्ति को विशेष अधिकार है और कुछ को अधिकार नहीं है, सामान्य अधिकार है, तो असमानता स्थापित है। तो अगर किसी समाज में विशेषाधिकार का अभाव है, यानी सभी व्यक्ति को समान रूप से अधिकार मिला हुआ है, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, तो वह बताता है कि किसी को विशेष अधिकार नहीं है, सभी को समान अधिकार है। यह समानता का सूचक है, समानता का द्योतक है, समानता का इंडिकेटर है। तो क्वेश्चन जो है लास्ट वाला कि समाज में समानता के होने का निहितार्थ यह है कि इसमें विशेषाधिकार का अभाव है, यानी यहाँ पर विशेषाधिकार किसी को नहीं है, सब समान रूप से अधिकार रखते हैं। यूपीएससी के भी प्रश्न सहज होते हैं, केवल आपके पास अगर शब्द है और वे कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया है आपका, वो सिंपल कॉन्सेप्ट, रट्टा मार कॉन्सेप्ट से कभी नहीं बनेगा। अब कहीं कभी यूपीएससी छोड़िए, एक कलर का सवाल भी नहीं बन सकता अगर आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया नहीं है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो तो इंडिया में कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से पूछे जाएंगे तो आपका बनेगा। और मेरा विश्वास है कि संसदीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली, एकात्मक प्रणाली, संघात्मक प्रणाली और जनतांत्रिक प्रणाली, इतने से सवाल आपके बनेंगे आसानी से। और अगर आपको बीपीएससी विद्यापीठ का कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और फिर विद्यापीठ इसी प्रकार के टॉपिक और क्वेश्चंस को लेकर अभी लगातार उपस्थित होगा, पीटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ा दिया गया है, तो सभी क्वेश्चंस बनेंगे और फिर तुरंत उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।